us do things that we don't want to do. Get out of here! ये कहानी एक परिवार की है जिसे एक दुष्ट शक्ति निशाना बना रही है जो दर्पणों का उपयोग करके उनके घर में प्रवेश कर रही है। शो समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2008 की हॉरर मिस्ट्री फिल्म मिरर्स की कहानी बताने जा रहा हूँ। ध्यान रहे, इसमें स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो सावधान रहें। कहानी की शुरुआत में गैरी को एक सबवे स्टेशन से भागते हुए दिखाया जाता है। वो एक बंद दरवाजे तक पहुँचता है और उसे तोड़कर अंदर चला जाता है। वहां पहुंचकर वह एक खिड़की के पास जाता है, लेकिन वो ईंटों से बंद होती है। अचानक कमरे में सभी लॉकर्स खुल जाते हैं और उनमें लगे दर्पण दिखाई देते हैं। गैरी एक बड़े दर्पण के सामने जाता है और कहता है कि वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। दर्पण टूटने लगता है और वो उसे साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन दर्पण का एक टुकड़ा टूटकर उसके हाथ में आ जाता है। गैरी कहता है कि उसे माफ कर दो और टुकड़े को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब अपनी जगह पर रहता है। वो देखता है कि दर्पण में उसका प्रतिबिंब उस टुकड़े का उपयोग करके उसे मार देता है। एक अलार्म बजता है और एक आदमी उसे बंद करता है। फिर बिस्तर से उठता है और बाथरूम में अपने आप को दर्पण में देखता है और पानी में कुचला हुआ टैबलेट पीता है। वो अपनी बहन एंजी को अलविदा कहता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेन एक परित्यक्त संपत्ति पर जाता है और सुरक्षा गार्ड लोरेंजो उसे अंदर आने देता है। वे जले हुए भवन की ओर बढ़ते हैं और लोरेंजो बताता है कि जब आग लगी थी तो वो यहाँ काम कर रहा था। वो बताता है कि 5 साल बाद भी मालिकों का बीमा कंपनी के साथ कानूनी लड़ाई चल रही है। दुकान बनने से पहले यह इमारत 50 के दशक में बंद हुआ एक अस्पताल थी। कंपनी सुरक्षा को हर कुछ घंटों में जगह की गश्त करने की उम्मीद करती है, लेकिन यहाँ आमतौर पर सब कुछ शांत रहता है। लोरेंजो कहता है कि कॉस्मेटिक्स विभाग उसे रात में डराता है क्योंकि वहाँ बिजली नहीं है और बहुत सारे दर्पण हैं। फिर वो पूछता है कि दर्पणों को कौन पॉलिश करता है, और पुराना गार्ड बताता है कि वो आदमी जिसे वो बदलने आया है। गैरी पूरी रात उन्हें साफ करता रहा था। वो उसे ट्रेलर दिखाता है जहां से सुरक्षा की निगरानी होती है। इस बीच भवन में दर्पण जीवित हो जाते हैं। बाद में एमी घर वापस आती है और अपने हाउसकीपर रोजा से बच्चों के बारे में पूछती है। वो बताती है कि वे ऊपर बेन के साथ खेल रहे हैं। एमी ऊपर जाती है और उन्हें खेलते और बात करते हुए पाती है। वो बेन से बात करने के लिए कहती है और वे बेडरूम में जाते हैं, जहां वे तुरंत बहस करना शुरू कर देते हैं। वो उसे बताता है कि उसने 3 महीने से शराब नहीं पी है और वो एक नई नौकरी कर रहा है जब तक कि वो पुलिस बल में फिर से शामिल नहीं हो जाता। एमी को यकीन नहीं होता कि वो बदल सकता है, लेकिन वो उसे बताता है कि जब उसने ड्यूटी पर किसी को मार डाला था तो वो उसके लिए नहीं थी। वो नाराज हो जाती है, ये कहते हुए कि वही एकमात्र थी जिसने उस पर विश्वास किया। उनका बेटा उनकी बहस सुनता है। वो माफी मांगता है, लेकिन वे फिर भी बहस जारी रखते हैं। वो उसे चूमता है और यह स्पष्ट है कि वे दोनों एक दूसरे की परवाह करते हैं। फिर भी वो उसे दूर धकेल देती है और कहती है कि वो अब ऐसा नहीं कर सकती। उस रात बेन काम पर होता है, अभी भी जगह को समझने की कोशिश कर रहा है। वो एक अलमारी में विस्की की बोतल पाता है, लेकिन उसे अलग रख देता है। उसका अलार्म बजता है और वो भवन के अंदर गश्त पर जाता है। जले हुए स्टोर का अंदरूनी हिस्सा किसी बुरे सपने जैसा दिखता है। बेन कॉस्मेटिक्स विभाग में पहुंचता है। वो अपने प्रतिबिंब को एक दर्पण में देखता है और अपनी वर्दी से थोड़ी गंदगी साफ करता है। छोड़ने से पहले वो दर्पण पर एक हाथ का निशान देखता है। वो इसे फिर से जलाता है और साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन यह अंदर से चिपका हुआ दिखता है। पूरे दर्पण पर हाथों के निशान होते हैं जो ऊपर तक जाते हैं। प्रतिबिंब में एक दरवाजा खुलता है, लेकिन वास्तव में वो बंद रहता है। बेन फिर भी असली दरवाजे की जांच करने जाता है, लेकिन वो प्रतिबिंब को बार बार देखता रहता है। दरवाजा एक खड़ी सीढ़ी की ओर ले जाता है, जिससे बेन एक जलमग्न तहखाने में चला जाता है। वो लाइट चालू करता है और प्रतिबिंब में दरवाजा बंद हो जाता है। अगले दिन बेन घर पर होता है, एक और टैबलेट लेते हुए, जब उसकी बहन आती है और उसे इसे न लेने के लिए कहती है। वो उसके बारे में चिंतित होती है और वो उसे बताता है कि उसे अपनी नई नौकरी पसंद नहीं है, लेकिन उसे ये करनी है ताकि वो एमी और बच्चों की देखभाल कर सके। वो अपनी बहन के सोफे पर जीवन भर सोना नहीं चाहता। वो उसे एक दिन की नौकरी लेने की सलाह देती है। बेन दर्पण में देखता है और उसका चेहरा पिघलता हुआ दिखाई देता है। एंजी वापस आती है और वो उसे बाहर जाने और अकेला छोड़ने के लिए कहता है। वो फिर से खुद को देखता है, लेकिन सब कुछ सामान्य लगता है। बेन को लगता है कि वो अपना दिमाग खो रहा है। बाद में वो काम पर एक और गश्त कर रहा होता है, जले हुए पुतलों और दर्पणों से भरी दीवारों को देखते हुए, जब उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। बेन एक और दर्पण में झांकता है और अपना हाथ उसी स्थान पर रखता है जहां हाथ का निशान होता है, और वो उसे काट देता है। पीछे मुड़कर देखने पर दर्पण अभी भी टूटा हुआ नहीं दिखता है और अचानक एक जलती हुई महिला उसके पीछे दिखाई देती है, जो तुरंत गायब हो जाती है। जब वो मुड़ता है तो वो प्रतिबिंब में लोगों को जलते हुए देखता है, लेकिन असल में कुछ भी नहीं होता। एक आग लगती है और बेन जल उठता है, लेकिन वास्तव में उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होता।
वो खुद को संभालता है और फिर उसे फर्श पर गैरी का वॉलेट मिलता है। बेन ट्रेलर में लौटता है और गैरी के लॉकर में जाता है। वो अपनी चोट को साफ करता है और उसे बांधता है। बेन गैरी का वॉलेट चेक करता है और अंदर जेसिका का नाम लिखा एक नोट पाता है। वो फिर से भवन के अंदर जाता है और कॉस्मेटिक्स विभाग की दूसरी मंजिल पर जाता है। वहां पहुंचने पर वो दीवारों की जांच करता है और अचानक एक महिला की दर्द में चीखने की आवाज सुनता है। वो ध्वनि के स्रोत का पता लगाता है और उसकी ओर दौड़ता है। वो एक कमरे में महिला की तलाश में जाता है, हर कोने की जांच करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अचानक वो उसे फिर से सुनता है और उसे दर्पण में उसके प्रतिबिंब में देखता है, लेकिन वास्तविकता में नहीं। जब वो चेंजिंग रूम के पर्दे को खींचता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो दर्पण को पास खींचता है और उसे कमरे के सामने रखता है। फिर उस पर रोशनी डालता है और फिर से उस महिला को देखता है। बेन का बेटा माइकल चीखते हुए उठता है और जब एमी उसे सांत्वना देने जाती है तो वो कहता है कि दर्पण में एक महिला चीख रही है। वो उसे बताती है कि यह बस एक बुरा सपना है और उसके कमरे से बाहर निकल जाती है, दरवाजा खुला छोड़ देती है। वो बिस्तर पर जाती है और जब वो टीवी बंद करती है तो महिला स्क्रीन पर और माइकल के दर्पण में फिर से दिखाई देती है। बाद में बेन उस बार में होता है जहां एंजी काम करती है और वो उसे अपने अनुभव के बारे में बता रहा होता है। एंजी को लगता है कि यह सब उसके जीवन में चल रहे तनाव का नतीजा है, लेकिन बेन दर्पणों के बारे में बात करता रहता है और उसे लगता है कि प्रतिबिंब उसे घूर रहा है। एंजी उसे किसी से बात करने के लिए कहती है और उससे अच्छी नींद लेने की विनती करती है। बेन सो रहा होता है जब कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। उसे गैरी की ओर से एक पैकेज मिलता है जिसमें उस दुकान में लगी आग और अपराध स्वीकार करने वाले व्यक्ति के बारे में लेख होते हैं। बेन काम पर पहुंचता है जब लोरेंजो जा रहा होता है और वो उससे बात करना चाहता है कि उसने क्या देखा। हालांकि लोरेंजो उसे बताता है कि पुलिस वहां आ चुकी है और उसे गैरी की मौत के बारे में सूचित किया है। वे नहीं बताते कि वो कैसे मरा। लोरेंजो कहता है कि वे तहखाने में रिसाव को ठीक करने के लिए किसी को भेजेंगे। एमी काम पर होती है और एक शव परीक्षण की देखरेख कर रही होती है जब उसे लॉबी में बुलाया जाता है। बेन उसे बताता है कि उसे गैरी की लाश दिखाने की जरूरत है क्योंकि उसे जानना है कि वो कैसे मरा। बेन उसे सब कुछ बताता है और उसे मदद करने के लिए मना लेता है। वे फ्रीजर रूम में जाते हैं और पैथोलॉजिस्ट उन्हें बताता है कि उसने खुद को मारा, लेकिन पुलिस अभी भी जांच कर रही है। पैथोलॉजिस्ट बेन को बताता है कि उसने एक दर्पण के टुकड़े का उपयोग करके ऐसा किया। बेन लाश को देखता है और उसका प्रतिबिंब मास्कर शब्द कहता है। फिर उसकी फाइल भी मांगता है और एमी को मदद करने के लिए मना लेता है। वो अपराध स्थल की तस्वीरों को देखता है और एमी को एक तस्वीर दिखाता है जिसमें हथियार देखा जा सकता है। केवल प्रतिबिंबित हथियार पर खून होता है, जबकि वास्तविक पर नहीं। बेन सोचने लगता है कि दर्पण कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो वास्तव में नहीं हो रहा है और हमें ऐसे काम करने पर मजबूर कर रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते। एमी उसे बताती है कि अगर वो फिर से नौकरी पाना चाहता है तो उसे ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। वो कहता है कि वो जो देख रहा है उसे महसूस भी कर रहा है। वो पूछती है कि उसने शराब छोड़ने के लिए कौन सी दवा ली है। वो उसे दिखाता है और वह कहती है कि इस दवा के कई साइड इफेक्ट्स हैं। वो उसे परेशान करने के लिए माफी मांगता है और उसे मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। बाद में एंजी स्नान करने के लिए तैयार हो रही होती है। वो अपनी चादर उतारती है और जैसे ही वो बाथटब की ओर बढ़ती है उसका प्रतिबिंब दर्पण में रुका रहता है। जैसे ही वो अंदर जाती है प्रतिबिंब उसका चेहरा चीरना शुरू कर देता है, जिससे असलियत में भी एंजी के साथ वही होता है। वो बाथटब में मर जाती है। अगली सुबह पुलिस उसके घर की जांच कर रही होती है। एक जासूस बाथटब में पानी निकालता है और उसके चेहरे की स्थिति देखता है। बेन घर आता है और जब अधिकारी उसे अंदर जाने से रोकते हैं तो जासूस बाहर आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनके हाथ से निकल जाता है। जब वो लाश को देखता है तो वो सिंक में उल्टी करता है। बेन शवगृह में उसकी लाश के पास रोता है, जबकि एमी लैरी से बात करती है और उसे बताती है कि बेन कभी अपनी छोटी बहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लैरी कहता है कि उसकी कहानी ज्यादातर हिस्सों में सही है, लेकिन उसके सहयोगी ने पुलिस को बताया कि बेन नौकरी छोड़ने की योजना बना रहा था। वो एमी से कहता है कि वे उसे जाने देंगे क्योंकि उनके पास उसे रोकने का कोई कारण नहीं है। एमी बेन के पास जाती है और उसे अपने और बच्चों के साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन वो उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। लेकिन बेन को लगता है कि दर्पण एंजी के पीछे आया, लेकिन एमी गलतफहमी में इसे नहीं समझ पाती। वो कहती है कि लैरी को सब कुछ बता दे, लेकिन बेन को लगता है कि वे में से कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। बेन स्टोर में होता है और सबसे बड़े दर्पण को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो नहीं टूटता तो वो अपनी बंदूक निकालता है और उस पर गोली मारता है। आखिरकार एक डेंट बनाता है, लेकिन दर्पण खुद को फिर से ठीक कर लेता है। वो इसे मारता रहता है और निराश होकर उसके बगल में बैठ जाता है। उससे पूछता है कि वो उससे क्या चाहता है। दर्पण उसे एक संदेश लिखता है। बेन बाद में लैरी को फोन करता है और उससे नाम की खोज करने के लिए कहता है क्योंकि वो इसे ऑनलाइन नहीं ढूंढ सका। वो दुकान में लगी आग के बारे में शोध कर रहा है, लेकिन उसे कुछ जोड़ने में कठिनाई हो रही है। उसने आग लगाने वाले व्यक्ति का नाम टेरेंस बैरी को दिया।
लैरी उसे बताता है कि वो मर चुका है, लेकिन उसे उस मानसिक अस्पताल का नाम देता है जहां उसे रखा गया था। बेन डॉक्टर से बात करता है, जो उसे बताता है कि मरीज को 2 अलग अलग वास्तविकताओं का विश्वास था। वो उसे बैरी के इंटरव्यू दिखाता है। इंटरव्यू में वो आदमी कहता है कि दर्पण ने उसके परिवार को मार डाला क्योंकि वो एस्कर को नहीं ढूंढ पाया। बेन को एमी और बच्चों की चिंता होने लगती है, इसलिए वो घर पर जाता है और सभी दर्पणों को बाहर निकाल देता है। रोजा और बच्चों को डरा देता है। जब वो अपनी बेटी के कमरे से एक दर्पण नहीं हटा सकता तो वो इसे पेंट कर देता है। एमी रोजा की कॉल पर घर आती है और देखती है कि वो क्या कर रहा है। वो उससे गुस्से में होती है और उससे घर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि वो तब तक जाएगा जब तक कि वो दर्पण को ढक नहीं लेता। एमी यह नहीं समझती कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो कहती है कि माइकल अजीब व्यवहार कर रहा है क्योंकि उसका प्रभाव पड़ रहा है। वो उसे बाहर ले जाता है और दिखाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जब वो दर्पण पर गोली मारता है तो वो खुद को ठीक नहीं करता। बच्चे खिड़की से देख रहे होते हैं, डरते हुए कि क्या हो रहा है। एमी उससे बंदूक नीचे रखने और अंदर आने की विनती करती है, लेकिन वो गाड़ी में चला जाता है। वो खुद को शांत नहीं कर पाता और लगभग दुर्घटना कर देता है जब वो एंजी को रियर व्यू मिरर में देखता है। वो दुर्घटना से बचता है और दर्पण को तोड़ देता है। बेन स्टोर में वापस जाता है और तहखाने में कुछ खोजता है। वो अस्पताल के मानसिक विभाग का एक पुराना संकेत पाता है जो पहले वहाँ था, और वो उस स्थान को ढूंढता है जहाँ तहखाने में पानी आ रहा है। वो दीवार में एक छेद बनाता है और अंदर एक कमरे में प्रवेश करता है जहाँ एक अजीब उपकरण होता है। वो उपकरण में कदम रखता है जिसमें बीच में एक कुर्सी होती है। वो इसे बारीकी से देखता है और फिर अचानक प्रतिबिंब उस पर हमला कर देता है। बाद में वो फिर से लैरी को फोन करता है और उससे अस्पताल के मरीज और कर्मचारी सूची को देखने के लिए कहता है। बेन उससे पूछता है कि वह एस्कर नाम की किसी मरीज या कर्मचारी की खोज करे। लैरी कहता है कि उसने कुछ भी नहीं पाया, लेकिन उसे एना एस्कर के मेडिकल फाइल्स मिलती हैं। लैरी को फाइलें उनके सबूत भंडारण में मिली क्योंकि वे एक ठंडे मामले का हिस्सा थी। लड़की केवल 12 साल की थी जब उसे भर्ती किया गया था। वो अन्य मरीजों के साथ उसी रात मारी गई थी। उसके बाद अस्पताल बंद हो गया था। उनके डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसने खुद को दर्पण के टुकड़े से मार डाला। अगले दिन बेन घर लौटता है और जेसिका की फाइलों की जांच करता है। वो देखता है कि वो अस्पताल से ली गई सभी तस्वीरों में धुंधली होती है। उसे सिजोफ्रेनिया के लिए भर्ती किया गया था, जिसमें भ्रामक और हिंसक व्यवहार होते थे। उसे उसकी मृत्यु से 1 साल पहले की तस्वीर मिलती है जो धुंधली नहीं होती। वो एक और फाइल पाता है जिसमें कहा जाता है कि उसे हत्या से 2 दिन पहले अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। अचानक उसे टीवी के कवर के पीछे कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। वो उसे हटाता है और दर्पण में अपने फोटो के प्रतिबिंब को देखता है। फिर उसे एहसास होता है कि एना अभी भी जीवित है। इस बीच उसकी बेटी दर्पण के सामने ब्रश कर रही होती है जो एमी ने घर में वापस लाया था। माइकल अपने कमरे में किसी से बात कर रहा होता है। दर्पण के सामने बैठा होता है। वो उठता है, लेकिन एमी उसके प्रतिबिंब को अब भी दर्पण में देखती है। जब बच्चा चला जाता है तो वो दर्पण के पास जाती है और प्रतिबिंब उसे देखकर मुस्कुराता है। एमी बेन को फोन करती है और उसे बताती है कि वो घर आए क्योंकि उसने दर्पण में कुछ भयानक देखा था। अब वो उस पर विश्वास करती है और दोनों घर में हर प्रतिबिंबित सतह को ढक देते हैं, दर्पण से लेकर खिड़कियों और टीवी तक। जब वे हो जाते हैं तो वो बच्चों से अलविदा कहता है, फिर एमी से, जो कहती है कि वो उसे विश्वास नहीं करती थी, इसके लिए उसे खेद है। बेन पेंसिल्वेनिया में एना को ढूंढने जाता है। वो एक गंदी सड़क पर चलता है जब वो उसके नाम को मेल बॉक्स पर देखता है। बेन घर पहुंचता है और उसे तस्वीर से पहचानता है। वो दरवाजा खटखटाता है और जब कोई नहीं खोलता तो वो खिड़की की ओर जाता है जब एक कुत्ता उसे डरा देता है। एक लड़का बाहर आता है और पूछता है कि वो क्या चाहता है, और बेन उसे बताता है कि वो एना को ढूंढ रहा है। वो अपनी माँ को बताता है कि बेन एना के बारे में पूछ रहा है। वो उससे पूछती है कि वो उससे क्या चाहता है, और बेन उसे बताता है कि वो सिजोफ्रेनिया पर एक पेपर लिख रहा है। और वो लड़के को बताती है कि वो अपने दादा से जाकर बताए कि कोई उसकी बहन के बारे में पूछ रहा है। बूढ़ा आदमी उसे तहखाने में ले जाता है जहाँ वे उसे रखते थे क्योंकि उसके दौरे बहुत हिंसक होते थे। वो बेन को बताता है कि उन्होंने हर पादरी, चिकित्सक और डॉक्टर को बुलाया था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। बेन उस कमरे के अंदर जाता है और लड़की के भाई से पता चलता है कि डॉक्टर केन ही वो एकमात्र व्यक्ति था जिसने उनकी मदद की पुकार का जवाब दिया। डॉक्टर ने मानवीय भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं किया और उसे लगा कि वो उसकी मदद कर सकता है। बेन ने भाई से पूछा कि वो अस्पताल के बाद कहाँ गई, लेकिन वह सोचता है कि वो वहीं मर गई। बेन उसे बताता है कि उसे पता है कि उसे पहले छोड़ दिया गया था, और उसे पता चलता है कि वो थोड़े समय के लिए उनके साथ रही। उसने छोड़ दिया क्योंकि घर में अजीब चीजें होने लगी, जबकि लड़की पूरी तरह से ठीक थी। वो उससे पूछता है कि वो उसे कहाँ ढूंढ सकता है, और भाई उसे बताता है कि उसे एक मठ में भेजा गया था जहाँ दर्पण वर्जित हैं ताकि वे उस तक नहीं पहुँच सकें। बेन मठ में जाता है और एना से मिलने की मांग करता है। बेन एना से कहता है कि वह ये जानने के लिए आया है कि अस्पताल के दर्पण उसे क्यों ढूंढने के लिए इतने बेताब हैं। वो अपनी परिवार को बचाने के लिए उससे मदद की भीख मांगता है।
एना उसे बताती है कि दर्पण हमारी दुनिया के लिए खिड़कियां हैं। जो उसे ढूंढना चाहता है वो उसमें कैद है। डॉक्टर केन की थेरेपी में मरीजों को दिनों तक दर्पण से भरे कमरे में रखा जाता था ताकि उन्हें उनकी सिजोफ्रेनिया से छुटकारा मिल सके, लेकिन वो गलत था। एना ठीक नहीं हुई थी। उसमें जो दानव था वो दर्पणों में चला गया और तब से उसने जिनकी हत्या की उनकी आत्माओं को एकत्र कर रहा है। एना सोचती है कि अगर वो वापस जाए तो वो उसे अपनी असली दुनिया में प्रवेश करने के लिए एक जहाज के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बेन उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी। वो उसे उन सभी लोगों के बारे में बताता है जिन्हें मारा गया था और उसे अपने परिवार की तस्वीर दिखाता है ताकि वो समझ सके कि वो किसे बचाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच माइकल का प्रतिबिंब उस कमरे का दरवाजा खोल देता है जहां एमी और बच्चा है। बेन एमी को फोन करता है और उसे बताता है कि उसने कितनी प्रगति की है, लेकिन वो अचानक देखती है कि माइकल उसके पास से गायब हो गया है। जब वो दरवाजे के दूसरी ओर देखती है तो उसे घर पानी से भरा हुआ मिलता है। बेन उसे चेतावनी देता है कि पानी और दर्पणों के प्रतिबिंब से दूर रहे। वह देखती है कि दर्पण भी टूट गए हैं। बेन उसे माइकल को ढूंढने के लिए कहता है और पानी और दर्पणों से दूर रहने की चेतावनी देता है। अचानक उसके पीछे कुछ हिलता है और एमी फोन गिरा देती है। बेन एना के कमरे में घुसता है और उसे अपने साथ आने के लिए धमकाता है। उसी समय एमी सभी पाइप बंद कर रही होती है और जब वो बाथटब में पहुंचती है तो वो माइकल को प्रतिबिंब में देखती है। फिर उसे पानी में धकेल दिया जाता है और डूबने लगती है। साथ ही बेटी अपनी माँ की आवाज सुनती है और अपने कमरे में प्रवेश करती है। जब वो अंदर जाती है तो उसे अपने प्रतिबिंब में अपनी माँ दिखाई देती है। प्रतिबिंब उसे पकड़ लेता है और उसे काटना शुरू कर देता है जब असली एमी अंदर आती है और उसे दर्पण से खींच लेती है। प्रतिबिंब गुस्से में होता है कि वे बच गए। एमी अपनी बेटी को कोठरी में छिपा देती है और उसे वहां से न हिलने के लिए कहती है, चाहे कुछ भी हो। वो घर में बाढ़ की आवाज सुनती है, लेकिन एमी पहले तल पर माइकल को ढूंढने जाती है। वो उसे दर्पण से रंग हटाते हुए पाती है। माइकल एमी से कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ उनके साथ खेलना चाहता है। वो एक चाकू लेकर भाग जाता है और वो उसके पीछे जाती है। फिर उसके प्रतिबिंब को कुर्सी के नीचे छिपा हुआ देखती है, ये सोचकर कि वो उससे छिप रहा है। प्रतिबिंब उसे काट देता है और भाग जाता है। इस बीच बेन एना को वापस इमारत में ले जाता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं चारों ओर के दर्पणों में चीजें दिखाई देने लगती हैं। वे तहखाने में चले जाते हैं और बेन उसे कुर्सी पर बैठाता है क्योंकि वह अपनी आंखें बंद रखती है। वो उसे कुर्सी पर बांधने के लिए कहती है और बताती है कि उसके परिवार को बचाने का कोई और तरीका नहीं है। घर में एमी माइकल को पानी में बैठा हुआ पाती है। जब वो उसके पास जाती है तो उसका प्रतिबिंब उसे देखता है, फिर उसे पानी के नीचे खींच लेता है। एमी उसे बाहर नहीं निकाल पाती, इसलिए वो डूब जाता है। एना बेन को उसे अंदर छोड़ने के लिए कहती है और प्रार्थना करने लगती है जब दानव दर्पण की वास्तविकता से बाहर निकलने के लिए जोर लगाता है। वो अपनी आंखें खोलती है और इमारत के सभी दर्पण फट जाते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। माइकल भी पानी से बाहर निकल आता है और एमी उसे तब तक सीपीआर करती है जब तक कि वो पानी उगल नहीं देता। इमारत के दर्पण पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। बेन दर्पण कक्ष के अंदर जाता है, लेकिन वहां एना नहीं मिलती। वो दीवारों पर कुछ रेंगने की आवाज सुनता है और दानव एना के शरीर में दिखाई देता है। बेन उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो उसे चकमा देता है। अंततः वो उस पर हमला करता है और उसे कमरे से बाहर फेंक देता है, फिर उसे तहखाने में घसीटता है। बेन दानव के साथ संघर्ष करता है, लेकिन अंततः उसे एक गैस पाइप पर धकेल देता है। वो उस पर गोली चलाता है और पूरा स्थान आग में घिर जाता है। इमारत गिरने लगती है और बेन इसके बाहर निकलने की कोशिश करता है। दानव फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसे धकेल देता है और वो मलबे में फंस जाता है। बेन भी मलबे में फंस जाता है। सौभाग्य से वो खुद को मलबे से बाहर निकाल लेता है और बाहर चलता है जहां एक पुलिस कार खड़ी होती है। पुलिस और अग्निशामक उसके पास से गुजरते हैं, लेकिन कोई भी उसे नहीं देखता। वो लोरेंजो के पास जाता है, लेकिन देखता है कि उसका बैज उल्टा है। कारों पर निशान भी उल्टे होते हैं। वो आखिरकार अपने हाथ के घाव को जांचता है, लेकिन वो गलत हाथ पर होता है। बेन बाहर जाता है, लेकिन उसे अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता। वो अपनी हथेली को एक दर्पण के पास रखता है और उसकी छाप दूसरी तरफ दिखाई देती है। अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।